हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का एक टॉपिक एस खंड तत्व या एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइस, इससे पहले हमने बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की एक यूनिट आयोनिक सॉलिड को कंप्लीट किया है और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करी जाए, तो मैंने नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करी है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। गाइस, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें 4 प्रकार के ब्लॉक्स बनते हैं। पीरियोडिक टेबल का सिंपल सिनेरियो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कुछ इस प्रकार का सिनेरियो आपने देखा होगा, इस प्रकार से आपकी पीरियोडिक टेबल बनी हुई रहती है। तो गाइस, इसमें ये वाला जो पार्ट बनता है ये होता है आपका एस ब्लॉक, ये वाला जो पार्ट बनता है ये होता है आपका डी ब्लॉक, और ये वाला जो पार्ट बनता है ये होता है आपका पी ब्लॉक। ये इस प्रकार से यहाँ पे ब्लॉक्स बनते हैं। तो उसमें से हम इस एस ब्लॉक की हम बात करने वाले हैं। आपका जो बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट है उसमें एस ब्लॉक के बारे में दिया गया है, तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे अभी। तो अभी आप लोग देखना, इस एस खंड तत्व में क्या होता है। एस खंड में यहाँ पे ये जो लाइन्स हमने बनाई थी इसमें यहाँ पे कुछ दो ग्रुप होते हैं, एक फर्स्ट ए और एक सेकंड ए। जो फर्स्ट ए वाला ग्रुप होता है उसको क्षार धात्विक कहा जाता है, और जो सेकंड ए वाला ग्रुप होता है उसे क्षार मृदा धात्विक कहा जाता है। केवल ये 2 ग्रुप ही किस में आते हैं, एस ब्लॉक में आते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्षार धात्वें कौन कौन सी होती हैं, उनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, उनका प्रतीक क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखना गाइस, यहाँ पे मैंने लिखा है क्षार धात्वें। क्षार धात्वें कौन कौन सी हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये आपके पास क्षार धात्वें हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनको प्रतीक देख लेंगे इनके। लिथियम के लिए Li लिखा जाता है, सोडियम के लिए Na, पोटेशियम के लिए K, रुबिडियम के लिए Rb, और सीजियम को Cs से और फ्रेंसियम को Fr से लिखा जाता है। गाइस, ये जो फ्रेंसियम होता है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, मीन्स मुक्त रूप से प्रकृति में नहीं पाया जाता है, इसलिए हम इसके बारे में बहुत सारी स्टडी नहीं करते हैं। केवल सीजियम तक ही हम पढ़ते हैं कि किस किस प्रकार की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे कैसे प्रॉपर्टीज़ चलती हैं, तो यहाँ तक ही हम देखते हैं। गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि ये जो हमारे पास क्षार धातुओं का ग्रुप है उसको याद कैसे किया जाए। तो याद करने के लिए आप सिंपल सी ट्रिक लगा लेंगे। आपको पता है कि इससे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन को रखा जाता है, तो आप लोग ट्रिक से इसको याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे, हे लीना की रब से फरियाद। आप लोगों को क्या बोलना है, हे लीना की रब से फरियाद। तो यहाँ पे हे का मतलब तो हम एच से ले रहे थे, जो कि हमारे अभी कोई काम का नहीं है। लीना, ली का मतलब क्या हो गया, लिथियम, ना का मतलब सोडियम, की का मतलब यहाँ के से बोला है, के का मतलब पोटेशियम हो गया, रब, आरबी को रब बोला है रुबिडियम, सीएस से सीजियम, फरियार, फरियार किसको बोल रहे हैं, फ्रेंसियम को। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। ये सिर्फ याद करने के लिए एक ट्रिक थी, बाकी इसका मतलब कोई नहीं बनता है, तो आप इसे सिर्फ याद करने के लिए यूज़ करें। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं, और ये इनके क्या हो गए हैं, नाम हो गए तत्व के। अब हम बात करेंगे परमाणु क्रमांक की। गाइस, जनरली हमें 1 से लेकर 20 तक, 30 तक तो हम याद रख लेते हैं एलिमेंट्स को, उसके आगे परमाणु क्रमांक याद रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि एक एक परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग उस तत्व को याद करें, फिर उसका प्रतीक याद करें, तो इस प्रकार से पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है याद करने की। तो इसके लिए भी मैं एक तरीका आप लोगों को बता देती हूँ, उस तरीके के अकॉर्डिंग आपको याद करना है। और ये जो तरीका मैं बताने वाली हूँ ये सिर्फ किसी एक ग्रुप के लिए नहीं है, ये सभी ग्रुप्स में काम आ सकता है। तो गाइस देखना, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे करना है कि आपके पास लिथियम का परमाणु क्रमांक आपको सबको याद रहेगा। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आपको ऐड करना है यहाँ पे 8, +8 करेंगे आप। +8 करेंगे तो जो भी नंबर बनेगा वो क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट जो आएगा इस ग्रुप में उसका परमाणु क्रमांक रहेगा। फिर आपको वापस से क्या करना है, वापस से यहाँ पे +8 करना है, तो इस प्रकार से नेक्स्ट वाला बनेगा। 2 बार आपको 8 ऐड करना है, फिर आपको क्या ऐड करना है, यहाँ पे 18 ऐड करना है, +18 आप करेंगे यहाँ पे। जब आप +18 करेंगे तो आप लोग ऐड करके देख सकते हैं यहाँ पे क्या आएगा, 37 आएगा, और 37 क्या है, नेक्स्ट जो एलिमेंट था रुबिडियम उसका परमाणु क्रमांक है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऐड करना है वापस से 18। जब आप 37 में +18 करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा वो 55 होगा, और 55 क्या रहने वाला है, यहाँ पे नेक्स्ट परमाणु क्रमांक रहने वाला है। यहाँ पे आपको ऐड करना होता है 32।
प्लस 32, 32 करेंगे तो देखना यहाँ पे क्या बन जाता है आपका नेक्स्ट जो परमाणु क्रमांक होता है वो बन सकता है। तो गाइस इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, परमाणु क्रमांक को निकाल सकते हैं। यदि आपको स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स का परमाणु क्रमांक याद होता है तो आगे के भी आप खुद से निकाल सकते हैं। गाइस आगे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में डिस्कस करेंगे तब देख लेंगे। अभी के लिए तो आप इतना ही देख लो, ये सारी क्या थी, क्षार धातुएं थी। याद करने का तरीका क्या था, हे लीना की रब से फरियाद। गाइस नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्षार मृदा धातुएं। क्षार मृदा धातुओं को देखना, क्षार मृदा धातुओं के लिए यहाँ पे सबसे पहले तत्व लिखे गए हैं, फिर आगे क्या है उसके संकेत लिखे हैं और फिर उसके आगे परमाणु क्रमांक लिखा गया है। तो गाइस यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेरिलियम की, और बेरिलियम कितने पे आता है, 4 नंबर पे आता है। अब बेरिलियम के आगे देखना है, इसको याद तो कैसे करेंगे आप, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इस तरीके से आप ट्रिक लगा के यहाँ पे याद कर सकते हैं। और Be को क्या बोला जाता है, बेरिलियम, Mg को बोला जाता है मैग्नीशियम, Ca को कैल्शियम, Sr को स्ट्रोंशियम, Ba को बेरियम और Ra को रेडियम। इस प्रकार से यहाँ पे आप इसको ध्यान रखेंगे। अब परमाणु क्रमांक जब आपको निकालना होगा तो सेम ट्रिक आप लगाएंगे। सबसे पहले आपके पास क्या है, 4 है, 4 में आपको क्या ऐड करना है, +8, फिर 12 आया, 12 में +8, फिर आपको क्या करना है यहाँ पे +18, फिर वापस से क्या करना है आपको +18 और लास्ट में आपको क्या करना है +32। इस प्रकार से ट्रिक लगाकर आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, परमाणु क्रमांक भी निकाल लेना है। गाइस एक तरह से इसको हम ट्रिक नहीं कहेंगे, कॉन्सेप्ट ही मान लो आप, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, परमाणु क्रमांक यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये तो सिंपल थी क्षार धातुओं और क्षार मृदा धातुओं के तत्वों के बारे में। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इनके गुणधर्म कि क्षार धातुएं और क्षार मृदा धातुएं के क्या गुणधर्म होते हैं, एक दूसरे से कैसा रिलेशन ये रखते हैं। तो देखना सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखना एस खंड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 या NS2 होता है। गाइज यहाँ पे NS1 और NS2 लिखने का मतलब ये हो गया कि जो भी अंतिम कोष आपका रहेगा उसमें S में या तो 1 रहेंगे या फिर S में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। NS1 या NS2 से पहले उत्कृष्ट गैस विन्यास को लिखा जाता है। गाइस ये एक तरह से इसको छोटा बनाने के लिए लिखा जाता है। उत्कृष्ट गैस विन्यास जैसे आप लास्ट में देखते हैं कि जो आपका पी ब्लॉक का लास्ट वाला ग्रुप होता है ना, वो वाला रहता है हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन। ये वाला जो होता है ये एक अक्रिय गैसों का ग्रुप है। और ये पहले क्यों रखा जाता है, क्योंकि इस तक क्या माना जाता है कि जो भी हमारा एलिमेंट होगा उस तक जो पहले वाला कक्षक था वो पूरा भरा हुआ रहता है। जैसे S में मैक्सिमम 2 आते हैं तो उसमें S2 रहेगा, P में मैक्सिमम 6 आते हैं तो 6 रहेगा, D आएगा तो D 10 तक भरा हुआ रहेगा, F आएगा तो F 14 तक भरा हुआ रहेगा। इस प्रकार से रहता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इन उत्कृष्ट गैस को यहाँ पे रखा जाता है। गाइस मैं आपको यहाँ पे डिटेल में लिखकर बता देती हूँ एक बार। जैसे यहाँ पे आपके पास है लिथियम, और लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 3। अब आपको पता है कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1s, सबसे पहले 1s आता है, फिर उसके बाद 2s आता है, 2s के बाद में 2p आता है, फिर 3s, फिर 3p और फिर 3d, फिर नेक्स्ट देखिए तो 4s, 4p, 4d और 4f, इस प्रकार से होता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे रूल्स लगाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरने के तरीके के अकॉर्डिंग। तो वो रूल्स तो आपके यहाँ पे डिटेल में तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ कि हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में डाले जाएंगे, जिसमें एनर्जी कम होती है उसके इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें डाले जाते हैं। जैसे यहाँ पे 1s की एनर्जी सबसे कम होगी। एनर्जी सबसे कम होने का मतलब आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारा नाभिक है, नाभिक के सबसे पास जो कक्षक होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। फिर उसके आगे आगे हम बढ़ते जाते हैं। जैसे ये वाला 1s है तो ये वाला 2s है, ये वाला 2p है, फिर उसके आगे 3s आएगा, फिर 3p आएगा, कुछ इस प्रकार से बनते हैं। तो आप लोग सीक्वेंस ध्यान रखेंगे, सबसे पहले इसमें डाला जाएगा। इसमें जब मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तब हम किस पे मूव करते हैं, 2s पे जाते हैं। 2s में 1 डाला, फिर 2s में जब 2 हो जाएंगे तब हम किस में जाएंगे, 2p में जाएंगे। और p में मैक्सिमम कितने डाल सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। फिर हम यहाँ पे 3s में जाएंगे, फिर 3p में, मतलब इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं। तो यहाँ पे आप इतना ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। ये इनके पहले जो भी अक्रिय गैस आती है उनको लिखा जाता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया था यहाँ पे लिथियम का, तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे 1s में हम मैक्सिमम 2 डाल सकते हैं, डाल दिए। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, 2s1,
क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन थे तो S में अभी हम 1 ही रखेंगे, मैक्सिमम तो 2 डाल सकते हैं लेकिन यहाँ पे 1 रखेंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 1s2 2s1। तो 1s2 क्या है, अपने आप में कंप्लीट भरा हुआ है कि 1s अपना कोष का एक ही कक्षक था वो, और एक कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो कंप्लीटली फिल्ड है, और कंप्लीटली फिल्ड है तो ये किसके लिए होता है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको डायरेक्ट He करके लिख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे आप देखेंगे कि आपको लिखना है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, इसके लिए परमाणु क्रमांक देखेंगे 11 होता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 11 ही होंगे। तो सेम पैटर्न से आप यहाँ पे फिल करेंगे, जैसे आप लिखेंगे 1s2 2s2, फिर 2s के बाद में क्या आएगा 2p, p में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो 6 डाल सकते हो, यहाँ पे 6 डालो। अब काउंट करो कितने हो गए, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद p के बाद में क्या आता है देखना, 2p के बाद में यहाँ पे आएगा 3s, तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन डालोगे आप, अभी 11 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 10 हो गए तो एक और डालोगे 3s1। इस प्रकार से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचेगा। तो यहाँ पे देखना एक कोष बना था 1s वाला, दूसरा कोष बना है 2s 2p वाला, 2 कोष बने यहाँ पे, और ये अंतिम कोष जो था ये कम्प्लीटली फिल्ड है, मतलब यहाँ तक ये कम्प्लीटली फिल्ड है। इस S में भी 2 होने चाहिए मैक्सिमम हैं, इसमें भी मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके लिए होता है, नियोन के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे नियोन को लिख लिया है। तो गाइस इस प्रकार से ही आपको सबके लिए क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो आप सिंपल सा ध्यान रख लेंगे कि इस एलिमेंट से जस्ट पहले जो अक्रिय गैस आती है उसको आपको लिखना है, फिर आपको यहाँ पे 4s1 करके लिख देना है। जैसे नेक्स्ट आवर्त में जाएंगे 5th वाले में तो 5s1, नेक्स्ट आवर्त में जाएंगे तो 6s1, नेक्स्ट आवर्त में जाएंगे तो 7s1, 7 ही आवर्त होते हैं। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। ये हमने क्षार धातुओं के लिए लिखा, सेम ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, क्षार मृदा धातुओं के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। गाइस आई होप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप खुद से लिख लेंगे, जितना मैंने आपको समझाया है उतने से आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी परमाणु आकार। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप इसे कह सकते हैं कि परमाणु आकार कैसे डिसाइड करेंगे आप। तो सबसे पहले ये देखना कि जब आप क्षार धातु और क्षार मृदा धातु की बात करेंगे तो हम दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आवर्त सारणी का सिनेरियो आपको दिखाया था उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता है कि ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इस आवर्त सारणी में सबसे पहले आते हैं। आगे आगे जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का सिनेरियो मैंने आपको बताया था, इस प्रकार से रहता है। तो जब आप इसमें यहाँ पे जो एलिमेंट्स थे, यहाँ पे एलिमेंट्स आए, दोनों एस ब्लॉक के हो गए, 2 वर्ग तो किसके आते हैं एस ब्लॉक के, फिर डी आएगा, फिर यहाँ पे पी ब्लॉक आएगा। तो इसमें होता क्या है कि जब यहाँ से लेकर आप इस साइड जाएंगे तो जैसे जैसे आप जाते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। यहाँ पे देखना आवर्त का मतलब ये होता है कि सेम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ना। एक आवर्त का मतलब क्या हो गया, सेम कोष चलेगा और उस कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे 2s2 2p6 लिखा है तो देखना पहले 2s और 2p एक ही कोष का है, एक ही कोष के 2 कक्षक हैं ये, तो एक कोष है तो इसमें देखना यहाँ पे 2s यहाँ पे 2p। तो आप क्या कर रहे हो, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो तो सेम कोष में आप इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे यहाँ पे नाभिकता, मान लो यहाँ पे 1s वाला हो गया, यहाँ पे 2s 2p वाला हो गया, ये पूरा कोष है, पूरे कोष को एक साथ मैंने दिखाया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे मान लो पहले एक इलेक्ट्रॉन था तो इस वाले प्रोटॉन के साथ में क्या करेगा, अट्रैक्शन दिखाएगा, आकर्षण दिखाएगा। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो। जब पहले आपने एक इलेक्ट्रॉन डाला था, एक आकर्षण था यहाँ पे, जब आपने एक और इलेक्ट्रॉन डाला तो ये भी क्या करेगा, इसके साथ आकर्षित होगा। अब जब ये इसके साथ आकर्षित होता है तो आकर्षण की वजह से क्या होगा, ये इस वाली लाइन को पीछे की तरफ खींच लेता है थोड़ा सा। जब ये थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचेगा तो क्या हो गया, यहाँ पे इस नाभिक से लेकर ये जो यहाँ पे कोष, ये इलेक्ट्रॉन बना हुआ था, इनके बीच की जो दूरी थी वही क्या कहलाता है, परमाणु आकार कहलाता है। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन आया इसको थोड़ा पीछे की तरफ खिसका दिया, मतलब पहले जो परमाणु आकार था उससे थोड़ा कम हो गया परमाणु आकार। अब मान लो आपने यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन डाल दिया, जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन डालोगे तो वापस से क्या होगा, एक और आकर्षण बढ़ेगा, एक और आकर्षण बढ़ेगा तो थोड़ा और पीछे खिसकाएगा। इस प्रकार से क्या होता है, पीछे जब खिसकाएगा तो यहाँ पे परमाणु आकार और कम होगा, और इस प्रकार से आप कह सकते हो कि परमाणु आकार में लगातार कमी आती है। तो गाइस यही आपको यहाँ पे बोला गया है
क्षार धातु से एक नया कोष प्रारंभ होने के कारण ये तत्व आकार में अपने अपने आवर्त में सबसे बड़े होते हैं। एक आवर्त में दाईं ओर बढ़ने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन अधिक आकर्षित होते हैं, जिसके कारण आकार में कमी आती है। यही बात मैंने आपको बताया है कि सेम आवर्त में जब हम चलेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो आकर्षण बढ़ेगा, और आकर्षण बढ़ेगा तो आकार में क्या आती है, कमी आती है। अतः क्षारीय मृदा धातुएं क्षार धातुओं की तुलना में छोटे आकार की होती हैं। यहाँ पे देखना, ये हमने पहले क्षार धातुएं पढ़ी थी, उसके बाद क्षारीय मृदा धातुएं आती हैं। तो ये क्या हो गई, सेम आवर्त में आ रही है। जैसे लिथियम यहाँ पे है तो बेरिलियम यहाँ पे आएगा, तो ये सेम आवर्त में हो गई। तो यहाँ पे इस लिथियम का और बेरिलियम का यदि हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे लिथियम का आकार बड़ा होगा, जबकि बेरिलियम का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। गाइस एक बात और आप ध्यान रखेंगे, जब आप किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो कोष ही बदल जाता है। जैसे पहले यहाँ पे दूसरा कोष चल रहा था तो नेक्स्ट तीसरा कोष आएगा, फिर चौथा कोष आएगा, और कोष जैसे जैसे आएगा वैसे ही नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी, और नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, वहाँ पे आकार बढ़ जाता है। तो ये तो बिल्कुल कॉमन बात है कि ऊपर से नीचे जाओगे तो आकार बढ़ेगा, लेकिन जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तब भी आकार में कमी आती है। वो आकार में कमी का कारण क्या बताया गया है, कारण बताया गया है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉनों के साथ जो आकर्षण हुआ है जिसे नाभिकीय आवेश बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट आप देखेंगे आयनन ऊर्जा व विद्युत ऋणात्मकता। गाइस आयनन ऊर्जा क्या होती है कि जो भी हमारे पास कोष बना हुआ था उसमें इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण था उस आकर्षण को तोड़ना पड़ेगा। तो उस आकर्षण को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे ही क्या कहा जाता है, आयनन ऊर्जा कहा जाता है। और विद्युत ऋणात्मकता किसे कहा जाता है कि जो भी आपका ये नाभिक होता है इसके बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसे ही विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। तो गाइस देखना, सबसे बड़े परमाणु आकार के कारण क्षार धातुओं की आयनन ऊर्जा व विद्युत ऋणात्मकता का मान न्यूनतम होता है। अब देखो जैसे जैसे आकार बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी, और नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी तो ये आकर्षण जो वो कम होता जाएगा, और आकर्षण यदि कम हुआ तो हमें इस आकर्षण को तोड़ने में कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और कम एनर्जी देनी पड़ेगी तो आयनन ऊर्जा का मान कैसा रहेगा, कम रहने वाला है। सेम वैसे ही ये जब दूरी बढ़ जाती है यहाँ पे तो बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन लेने में, आकर्षित करने में कम एनर्जी लगेगी, या फिर वो आकर्षण कम कर पाएगा, और कम आकर्षण कर पाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, उसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान भी कैसा होगा, कम होगा। देखना, क्षारीय मृदा धातु के लिए आयनन ऊर्जा व विद्युत ऋणता का मान क्षार धातुओं की तुलना में अधिक होता है। और क्षारीय मृदा धातुएं क्या होती हैं, यहाँ पे उनका आकार जो वो छोटा हो जाता है इनके कंपैरिजन में। ये क्षार धातुएं थी, मान लो ये क्षार मृदा धातुएं हैं, तो इनका आकार छोटा हो गया। आकार छोटा होने की वजह से आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ जाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर भी आयनन ऊर्जा व विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आती है। और वो क्यों आती है, क्योंकि नीचे की तरफ आप जाएंगे तो क्या हो जाता है, आकार बढ़ जाता है, और आकार बढ़ता है तब इनके मान में कमी आती है, क्योंकि उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे आकर्षण का मान कम हो जाता है। तो गाइस ये थी क्षार धातुएं और क्षार मृदा धातुएं, इनकी 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली हैं। आई होप आपको प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। यदि समझ में नहीं आ रही हैं तो आप वापस से वीडियो को देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।